गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस का देखेंगे और देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी में। और सबसे पहले हम शुरू में अपने चैप्टर में जो दे रखा है वो देखेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. 14 जुलाई 1789 की सुबह की बात है। जो पेरिस सिटी है फ्रांस के अंदर, वो मतलब उसके अंदर हड़बड़ी मची हुई थी। अलार्म मतलब इतनी खींचात, मतलब इतनी बहुत तेज़ी से आवाज़ें आ रही थी, यानी कि वहाँ पे कुछ हो रहा था, हड़बड़ी मची हुई थी। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। राजा ने अपनी सेना को कमांड दिया था कि वो सिटी के अंदर जाएं और देखिए क्या हो रहा है। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। ये अफवाह फैली हुई थी। रूमर्स यानी अफवाह, ये अफवाह फैली हुई थी कि राजा ने आर्मी को इसलिए भेजा है ताकि वो हमारे ऊपर आक्रमण कर सके। Some 7,000 men and women gathered in the front of town hall and decided to form a people military. कुछ 7,000 मैन एंड वुमेन इकट्ठी हुई टाउन हॉल वहाँ पे एक जगह है, और ये डिसाइड किया कि वो एक पीपल मिलिट्री फॉर्म करेगी। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। तो अब वो पीपल मिलिट्री फॉर्म करेगी तो उन्हें आर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आर्म्स की खोज में उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ दिया। Finally, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison the Bastille. Finally, कुछ 100 लोग बैसिल के किले के अंदर पहुँचे, जो कि फ्रांस के अंदर ईस्ट साइड पे है। वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड अम्यूनिशन। वहाँ पे उन्होंने सोचा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें आर्म्स मिलेंगे। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड, द कमांडर ऑफ द बैसिल वॉज किल्ड एंड प्रिजनर्स रिलीज्ड थॉट दे वर ओनली 7 ऑफ देम। और लड़ाई के चलते उन्होंने वहाँ के कमांडर को मार डाला, और साथ में कुछ 7 कैदी भी वहाँ पे रिलीज़ हो गए। तो बैसिल था वो सबसे हेट किया जाता था बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ये राजा के तानाशाही रूल का प्रतीक था, इसलिए वो सबसे हेट करते थे। यानी प्रजा जो है राजा से हेट करती थी, तभी तो वो बैसिल से हेट करती थी। क्यों करती थी देखते हैं। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. और पूरे किले को तोड़ देने के बाद में उनके जो स्टोन फ्रैगमेंट्स थे उन्हें मार्केट में बेचा जाने लगा। किस लिए? सोविनियर, यानी याद में कि हमने कभी कुछ तोड़ा फोड़ी मचाई थी राजा के यहाँ। नेक्स्ट, द डेज दैट फॉलोड सो मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। ताकि ये याद रखने के लिए कि हमने पेरिस के अंदर, कंट्री के अंदर हमने बहुत ज़्यादा राइट किया था, बहुत ज़्यादा जैसे रिवॉल्यूशन टाइप का किया था। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। मोस्ट मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो इस आंदोलन कर रहे थे हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के खिलाफ। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट इज़ बिगिनिंग ऑफ द चेन इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। वहाँ के लोग मतलब वहाँ के जो हिस्टोरियंस, यानी हिस्टोरियंस का ये कहना है फ्रांस के कि ये रिवॉल्यूशन के बाद में फ्रांस जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा वहाँ के किंग से। अब वहाँ पे ये रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, हाउ कैसे हुआ था और वाई क्यों हुआ था, ये हमें अब देखना है। ये फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। अब हम देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी। अब हमें कन्फ्यूजन होता है 18th सेंचुरी, ऐसे 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, ये सब क्या होती है। हमें हम देखते हैं 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी की बात है, यानी कि ये बात है 1700 से लेकर के 1799 तक का जो टाइम होगा वो होगा 18th सेंचुरी का। यानी 17th सेंचुरी का टाइम होगा 1600 से लेके 1699। तो अब आप लोग ये बताएंगे कि 19th सेंचुरी का टाइम क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा।
In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. 1774 के अंदर, ये डेट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। लुई 16 राजा हैं वहाँ के, जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं। बर्बन आप सब जानते हैं, हमारे बिस्किट आता है, और पर वहाँ के जो जैसे कि अपने यहाँ पे होते हैं, जैसे मेवाड़ के अंदर राणा होते थे और मारवाड़ के अंदर राव होते थे, उसी टाइप से वहाँ पे बर्बन फैमिली थी जो उस टाइम फ्रांस के अंदर असेंडेड थी। तो 1774 के अंदर लुई 16 बर्बन फैमिली से थे और उन्होंने थ्रोन यानी कि वहाँ का सिंहासन फ्रांस का संभाला। ही वॉज 20 years old एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट। यानी कि वो 20 साल के थे तब, 20 साल के नौजवान थे, और उन्होंने ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलियन अलग है। ऑस्ट्रिया प्रूशिया के पास की जगह है जो कि यूरोप के अंदर है ना। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से उन्होंने शादी की। अपॉन हिज एसेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, और नए राजा को एम्प्टी ट्रेजरी यानी कि वहाँ की जो खजाना था वो खाली मिला। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार्स हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। बहुत सालों के झगड़े ने फ्रांस का जो फाइनेंशियल रिसोर्स था उसे बहुत कम कर दिया था। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस प्लेस ऑफ वर्सेल्स। और ऊपर से वहाँ का जो किला था वर्साइल का, उसके अंदर तो मतलब वहाँ पे सब लोग रहते थे, तो काफ़ी सारा खाने पीने के लिए, और वो इतने जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अमीर थे, तो वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा उस किले को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मनी जो है वहाँ पे ऐड करना पड़ता था। अंडर लुई 16 फ्रांस हैड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। और इसके अलावा उन्होंने 13 अमेरिका की कॉलोनीज़ को भी हेल्प की थी। और कॉमन एनिमी ब्रिटेन, वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी कि फ्रांस का दुश्मन कौन था? ब्रिटेन, और ब्रिटेन का दुश्मन कौन था? अमेरिका। तो अमेरिका और फ्रांस फ्रेंड्स थे, इसलिए उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प की थी अमेरिका की। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion livres to a debt that had already risen to more than $2 billion livres। यानी कि लिवरे वहाँ की क्या है? लिवरे वहाँ की एक, जैसे अपने यहाँ पे रुपी है करेंसी, तो वहाँ की उस टाइम लिवरे थी, जो कि 1789 के अंदर हट गई थी। तो अब आपके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेजरी के एम्प्टी होने की क्या क्या रीजंस थे। तो आप लोग ये बता सकते हैं कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स, पैलेस ऑफ वर्साइल, फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो ये 3 रीजंस हो जाएंगे। अब है लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज। अब वहाँ पे लोन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो अभी 4 रीज़न पूछे, तो आप चौथा भी ये बता सकते हैं कि लोन वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो कर्जे में डूब गए थे। लोन मतलब जैसे कि रियल में तो हम कम लोन देते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोन होगा, वहाँ पे 10% इंटरेस्ट था, जो कि बहुत ज़्यादा था। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। तो यहाँ पे भी हमें 4th रीज़न मिल चुका है कि उन्हें बहुत ज़्यादा लोन चुकाना पड़ा था, इस वजह से भी ट्रेजरी एम्प्टी थी। To meet its regular expenses such of the cost maintaining an army, the court running government offices or universities, the state was forced to increase टैक्स। अब इतने सारे उन्हें लोन देने पड़ रहे थे, तो उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें टैक्स जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ा। Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 estates। जो फ्रेंच सोसाइटी थी 18th सेंचुरी के टाइम पे, वो 3 एस्टेट्स यानी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। जैसे कि अपने यहाँ पे जब कहना तो नहीं चाहिए, पर जब जाति भेद का नियम हटा तो पहले अपने यहाँ पे 4 भागों में डिवाइडेड थी अपनी सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसी टाइप से फ्रांस में भी थी 3 एस्टेट्स में। मैं बता दूँ, फर्स्ट एस्टेट में आते थे क्लर्जी लोग, सेकंड एस्टेट में आते थे नोबिलिटी, और बाकी बच गए वो थर्ड एस्टेट में आते थे, और थर्ड एस्टेट को ही टैक्स जो है पे करना पड़ता था। द सोसाइटी ऑफ एस्टेट
was a part of the feudal system that dated back to the middle ages। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि उस टाइम वो डिवाइडेड थी, जैसे कि अपनी थी मिडल एजेस यानी कि लगभग 17-18 सेंचुरी के आसपास का टाइम। द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। ओल्ड रिजीम वर्ड अगर यूज़ होगा तो वो इसलिए होगा वो फ्रांस सोसाइटी के बारे में बताना जाएगा जो कि 1789 से पहले थी, या फिर यूज़ हुआ है तो 1789 से पहले की बात की गई है। अब एस्टेट से ये है वो डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, देख लीजिए। फर्स्ट एस्टेट में आते हैं क्लर्जी, सेकंड एस्टेट में नोबिलिटी, थर्ड एस्टेट में बाकी बचे यानी बिग बिजनेसमैन्स, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एटसेट्रा, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स एंड सर्वेंट्स। यानी ऐसा नहीं है कि थर्ड एस्टेट के अंदर सारे लोग गरीब थे। आप देख सकते हैं थर्ड एस्टेट के अंदर ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर अमीर लोग भी हैं। The church to extracted its share of taxes called tithes from the peasants, and finally all members of the third estate had to pay taxes to the state। यानी चर्च जो है वो भी एक्सट्रैक्ट करती थी टैक्स टिथ पे। टिथ्स बोलते थे उस टैक्स को जो कि पीजेंट्स के ऊपर इम्पोज किया जाता था, और थर्ड एस्टेट को ही ये जो टैक्स है वो पे करना पड़ता था। एंड एक डायरेक्ट टैक्स भी लगता था जिसे बोलते थे टाइल और टिथ। अब है एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लिव्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टबाको। और वहाँ पे और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे एवरीडे कंजप्शन थिंग्स पे। अपनी एनिमिटीज़ के ऊपर भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि सॉल्ट और टबाको पे हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone। जो टैक्सेस थी वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट से ही लिए जाते थे। अब कुछ न्यू वर्ड्स जो हैं आए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स आया है, एक न्यू वर्ड आया है हमारे एक लिवरे। ये है यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794। मैंने आपको ये बता भी दिया था। क्लर्जी ग्रुप ऑफ पर्सनस इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। क्लर्जी लोग हैं जो कि अपने यहाँ पे जैसे संत होते हैं तो वहाँ पे क्लर्जी संत की मतलब जो चर्च में काम करते हैं वो क्लर्जी। टिथ वैसे ना इसका असली प्रोनाउंसिएशन होता है वो टाइथ होता है, लेकिन इसे टिथ बोल लीजिए मतलब आपको लिखने में आसानी हो इसलिए। अ टैक्स लीव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। हमने देखा था कि पीजेंट्स के ऊपर ये इम्पोज किया जाता था टाइथ, और ये क्या था इसके अंदर 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमें चर्च को प्रोवाइड करना पड़ता था, टाइल जो कि डायरेक्टली हमें स्टेट को पे करना पड़ता था। अब है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। यानी कि पॉपुलेशन है फ्रांस की वो 23 मिलियन थी 1715 के अंदर। ये फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा। और लेकिन 1789 के अंदर वो 28 मिलियन हो गई, यानी डायरेक्टली 5 मिलियन 50 लाख जो है बढ़ गई। दिस led to a rapid increase in the demand for food grains। इस वजह से ज़्यादा मतलब लोग भी बढ़े हैं तो पैसे भी क्या वो खाना भी ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन आप ये सोचिए वहाँ पे अब डिमांड लोग ज़्यादा है लेकिन खाना कम है, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होएगा, मतलब जितना उनके ऊपर पैसे लगते हैं जैसे कि 10 रुपये किलो है तो वो 15 रुपये किलो हो जाएगा इस हिसाब से। तो अब लोग बहुत ज़्यादा है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी लेकिन ग्रेन्स बहुत कम है तो महंगाई बढ़ेगी। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। और ये मैंने आपको बता दिया कि लोग बहुत ज़्यादा है तो ग्रेन्स उतने नहीं है जितने लोगों के बराबर होने चाहिए। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। जो कि एक स्टेपल डाइट है वहाँ के लोगों की, उसका ही प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो वो लोग खाएंगे क्या। जैसे अपने यहाँ पे राइस चपाती है वैसे ही वहाँ पे ब्रेड है। Most workers were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages। और उनकी मतलब अब महंगाई बढ़ रही है लेकिन वेजेस तो सेम ही है, महंगाई बढ़ रही है लेकिन वेजेस तो सेम ही है। तो अब
अब जैसे ब्रेड का प्राइस है 15 रुपये और उनका सैलरी मिल रही है 12 रुपये, तो वो कैसे खरीद, मतलब वो 12 रुपये 1715 के अंदर भी थी और 1789 के अंदर भी वो 12 रुपये ही है, तो फिर वो कैसे खरीद पाएंगे। बट वेजेस डिड नॉट कीप, ये तो पढ़ लिया। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, यानी कि जो गरीब लोगों के अंदर जो गैप था रिच लोगों के दोनों के अंदर, वो बढ़ गया, यानी कि जो अमीर है वो और अमीर होते चले गए और जो गरीब है वो और गरीब होते चले गए। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब सूखा वहाँ पे पड़ गया था। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, जिसके अंदर हमारी जो एनिमिटीज़ हैं वही पूरी ना हो पाए, तो उस सिचुएशन को कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रिजीम। हम ओल्ड रिजीम हमने पढ़ा था 1789 से पहले की बात है, तो हम हमारे न्यू वर्ड्स आए हैं जो देख लेते हैं। एक है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि बेसिक एनिमिटीज़ ही पूरी ना हो पा रही हैं, तो उस सिचुएशन को कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। एनॉयमस, वन होज नेम रिमेन्स अननोन। थैंक यू। अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर